नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपको जैसा कि आपके थंबनेल में दिख चुका होगा कि जीन पियाजे और थॉर्नडाइक जो हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनसे संबंधित वीडियो है। आपने कई बार पहले भी ये वीडियो देखी होंगी, कई चैनल पे देखी होंगी, लेकिन इतना महत्वपूर्ण निचोड़ जो कि हम लेकर आए हैं, इस वीडियो से बाहर आपका किसी भी शिक्षक भर्ती हो या टेट हो या सीटेट हो, इस वीडियो से बाहर इन दोनों मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न बाहर कभी नहीं जा सकता है, ये हमारा दावा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए देखते हैं हमने क्या संग्रह बना के रखा है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का। बात करते हैं, अगर हम पहले जीन पियाजे की निवासी होने की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड अमेरिका के निवासी थे। प्रश्न आपसे कभी भी बन सकता है, जब भी आप प्रश्न देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, हो सकता है आपसे प्रश्न बना दिया जाए कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो ये स्विट्जरलैंड अमेरिका के निवासी थे। ठीक है ना। चलिए इनके बारे में महत्वपूर्ण नोट्स जो हम आपको बता दें कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पियाजे ने अपने तीनों बच्चों पर यह प्रयोग किया था। प्रश्न बन जाता है ना, पियाजे ने ये प्रयोग किस पर किया था, तो अपने तीनों बच्चों पर प्रयोग किया था और उसका लेखा जोखा इन्होंने तैयार किया था, है ना। प्रश्न को इस तरीके से आप देखो दोस्तों, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, अपना आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए। आपको इतने अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स फ्री में मिल रहे हैं, तो आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिए साथ में। तो जीन पियाजे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्रियाशीलता तथा सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना था, किसको, व्यक्ति को, है ना, जन्म से। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करते चलें, क्योंकि प्रश्न आपसे बन सकता है किसने ये एक्टिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बीइंग व्यक्ति को स्वीकार किया था, तो जीन पियाजे, है ना। जीन पियाजे की हम बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक बनने से पहले क्या थे, तो ये मनोवैज्ञानिक शुरू से नहीं थे, पहले ये जंतु वैज्ञानिक हुआ करते थे जो कि चिकित्सक थे, ना। तो उसके बाद ये मनोवैज्ञानिक बने हैं जीन पियाजे। चलिए अगर हम अगले पॉइंट की अपनी बात करें तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको इन्होंने बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी पहले को कहा है, ये आप भी जान लीजिए। और इन्होंने इसकी कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। आपको पता है जीन पियाजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके प्रश्नों के बारे में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ बहुत ही ध्यानपूर्वक आप उसको पढ़िए और लिखते चलिए साथ में। अगर आपको लग रहा है वीडियो जल्दी बनी हुई है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लगातार आप पढ़ते रहिए, है ना। चलिए अगर हम बात करें तो जीन पियाजे का ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसकी जो प्रक्रिया है ये किस तरफ चलता है, तो ये सरल से जटिल की ओर चलता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी चैनल पे इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं मिलेगा कि ये सिद्धांत किस ओर चलता है, तो ये सरल से जटिल की ओर चलता है। प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्न में से किसका सिद्धांत सरल से जटिल की ओर क्रमशः परिवर्तित होता है, तो वो जीन पियाजे का सिद्धांत है। जीन पियाजे की हम अवस्थाओं के बारे में बात करें तो इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है, जो कौन कौन सी हैं हम आपको दिखाते हैं। पहली है संवेदी से पेशी अवस्था, या इसको हम लोग संवेदनात्मक गामक अवस्था भी बोलते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है ना। दूसरी आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसको पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहते हैं, देख सकते हैं आप, या इसकी जो अवधि होती है 2 से 7 वर्ष तक के लिए होती है। और तीसरी अवस्था जो उनकी आ जाती है वो आ जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जिसको हम चिंतन की तैयारी का काल भी कहते हैं। आप नोट डाउन जरूर कर लेना। प्रश्न बन सकता है आपसे कि जीन पियाजे की निम्न अवस्थाओं में किस अवस्था को चिंतन की तैयारी का काल कहा गया है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा गया है, जो कि 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की हम बात करें, जिसको औपचारिक या अमूर्त या तार्किक अवस्था कह सकते हैं, ये 11 से 15 वर्ष है, कहीं कहीं आपको 12 से 15 वर्ष भी मिलेगी, तो इस पर आपको ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। 12 से 15 या 11 से 15 आप इसको नोट डाउन करके चलिए, है ना। चलिए उम्मीद आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर हम बात करें इनकी पहली अवस्था की, जो कि संवेदी पेशी अवस्था है, जिसको हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, और ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है ना। इसकी अवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है ना। किसके द्वारा, संवेदनाओं या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। और दूसरा पॉइंट बन जाएगा वस्तुओं को देखकर, सुनकर और स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। यह किस अवस्था की विशेषता है, तो दोस्तों ये अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। जरूर ध्यान से सुनते चलिए। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है, इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाना व बोलना सीख जाता है। किस अवस्था में हाथ पैर चलाना और बोलना सीख जाता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में सीख जाता है ना। चलिए अगला पॉइंट आ जाता है, पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। कितनी अवस्थाओं में, 6 इनकी उप अवस्थाएं बताएंगी, जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और जो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है ना। चलिए इसका पहला पॉइंट हम देख लेते हैं।
ठीक है। इस अवस्था की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो चलिए पहला हम जान लेते हैं क्या हमने बनाया है आपके लिए। इस अवस्था में विकास की दो अवस्थाएं मुख्य हैं। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था और संचय काल, है ना। पूर्व बाल्यावस्था और संचय काल, ये किसकी अवस्थाएं हैं? नोट डाउन करते चलिए। ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। इसकी दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं जो सम्मिलित होती हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो वर्गों में विभाजित किया है। पियाजे का जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं की, देखिए दोस्तों, जब भी आपसे प्रश्न बनेगा, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल आपको पियाजे के बारे में बता दिया है तो आपने मोटा मोटा पढ़ लिया, उनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, फला फला अवस्था होती है, इतने वर्ष तक की होती है। दोस्तों अगर प्रश्न बनेगा, आपको पता है कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो आपसे प्रश्न भी उस विषय से गहराई से पूछ सकता है। लेकिन इस वीडियो से हमारा वादा है, आपसे इस वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा जीन पियाजे से, इसलिए ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया है उन्होंने। पहली अवस्था है प्राक संप्रत्यात्मक या पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, है ना। ये 2 से 4 वर्ष के लिए होती है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा क्यों और कैसे, यह प्रश्न करता है। प्रश्न आपसे बन सकता है कि किस अवस्था में बच्चा, जीन पियाजे की जो अवस्थाओं में किन अवस्था में बच्चा क्यों और कैसे से संबंधित प्रश्न करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक काल, है ना। अर्थात इसका क्या होता है, क्यों और कैसे का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। वह वस्तुओं में कार्य कारण संबंध को जानना चाहता है। आखिर ये काम हुआ कैसे, ये क्यों हुआ है, इस तरीके के प्रश्न बच्चे के मन में आने लगते हैं। इसीलिए इस अवस्था को जो जीन पियाजे हैं उन्होंने खोज की अवस्था कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इतना अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप। जीन पियाजे की किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा गया है? तो पूर्व संप्रत्यात्मक काल या पूर्व प्रत्यात्मक काल को खोज की अवस्था कहा गया है। नोट डाउन करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। आ जाता है हमारा आंतप्रज्ञ काल या अंतर्देशीय काल, जो कि 4 से 7 वर्ष का है। इस अवस्था में बच्चा चिंतन एवं तर्कणा पर अधिक परिपक्व हो जाते हैं। बच्चा जो चिंतन है और उसकी जो तर्क करने की क्षमता है, इसमें अधिक परिपक्व हो जाते हैं, मतलब मेच्योर हो जाते हैं। और बच्चा बिना किसी तार्किक चिंतन के किसी वस्तु या ज्ञान को मस्तिष्क के द्वारा स्वीकार कर लेता है, अर्थात उसकी मानस क्षमता भी बढ़ जाती है। मोटी मोटी बात समझिए आप। आंतप्रज्ञ काल में बच्चा चिंतन और तर्कणा में परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, और उसकी मानस क्षमता भी बढ़ जाती है। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के अधिकांश खेल जो होते हैं ना, वो सामाजिकता के पुट होते हैं। मतलब सामाजिकता का मतलब है वो जो भी खेल खेलेगा आपको उसमें सामाजिक जो रूपरेखा दिखाई पड़ेगी। जैसे दूल्हा दुल्हन खेलते हैं, आपको पता है दूल्हा दुल्हन समाज में हमारे में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होते हैं। जब शादी होती है नए जोड़े की तो दूल्हा दुल्हन बनते हैं, यानी सामाजिक है ये भी। शिक्षक शिक्षिका, पोस्टमैन, अभिनेता अभिनेत्री, ये सब जो खेल हो जाते हैं बच्चों के, आंतप्रज्ञ काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला हम पॉइंट देखें तो आ जाता है पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संकेत तथा चिन्ह को चिंतन का आधार माना है। दोस्तों प्रश्न आपसे बन सकता है, मेरी एक एक बात को ध्यान से नोट करते चलिए। प्रश्न आपसे बन सकता है पियाजे की किस अवस्था में संकेत तथा चिन्ह को चिंतन का आधार माना गया है। दोस्तों यूपी टेट का पेपर में और या आप सुपर टेट का दे रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो आंसर आपका क्या जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ बेझिझक चला जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट हमारा है, इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने से व अनुकरण का मतलब आप समझते हैं। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके, बाह्य व्यवहार की नकल करके जब बच्चा सीखता है तो उसको ही अनुकरण कहते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा दूसरों के संपर्क से, खिलौने से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है ना। तीसरा पॉइंट चलिए देखते चलते हैं। शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना और रंगों को पहचानना भी इसी अवस्था में सीख जाता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था की 2 परिसीमाएं भी हैं। कौन कौन सी परिसीमाएं हैं? चलिए देख लेते हैं। जीववाद और आत्म केंद्रित। दोस्तों अब यूं मान लीजिए इस अवस्था से बाहर तो प्रश्न जाना नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट था पढ़ने के लिए आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो मोटी मोटी गाइड भी आती है, लेकिन आपके मतलब की नहीं होगी ना, उन सबका निचोड़ ही है ये वीडियो। चलिए तो कौन कौन सी 2 परिसीमाएं हैं? जीववाद और आत्म केंद्रित। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा आपको बताते चलते हैं। जीववाद क्या है? तो जीववाद में बच्चा निर्जीव को सजीव मान लेता है। देखिए जीव का मतलब आया है, यानी निर्जीव और सजीव की बात होती है, तो निर्जीव को सजीव मान लेता है। जैसे कि घुमड़ते बादल, वो जान लेता है जो बादल उठ रहे हैं ये सजीव हैं, तभी ये चल के जा रहे हैं, उसको नहीं पता है कि वायु के वेग से चलते हैं। दूसरा आ जाता है आत्म केंद्रित। इसमें बच्चा केवल अपने ही विचार को सही मानता है। अगर बच्चे ने मान लिया है कि ये चंद्रमा हमारा मामा है तो वो उसके विचार में वही सही है, वो उसका मामा ही रहेगा, है ना। चलिए
अगली अवस्था के बारे में अगर हम बात कर जाते हैं तो आ जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम लोग ठोस संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रिया की अवस्था है ना, जो कि 7 से 12 वर्ष रहती है। इसके बारे में चलिए थोड़ा जानते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, हमारे नोट्स अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना आप, ठीक है ना। चलिए इस अवस्था के बारे में क्या कहा गया है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। देखिए आपको पता है मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमें सामने दिखती है या जो चीज़ हमें दिखती है जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। और अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ हमें दिखती नहीं है और हम उसके बारे में भी कल्पना कर लेते हैं तो वो अमूर्त होता है ना। जो चीज़ हमें सामने सादृश्य दिख जाती है तो मूर्त है, जो हमें नहीं दिखती है वो अमूर्त है, ठीक है। चलिए अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है। मैंने वही बताया, जो चीज़ें उसको दिखती हैं सामने उन्हीं के बारे में सोचेगा और उन्हीं के बारे में चिंतन करने का प्रयास करता है। दूसरी अवस्था, इसका दूसरा जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपका, क्या है पॉइंट, चलिए देखते हैं। इस अवस्था में बौद्धिक संक्रिया क्या क्या होती है, गुणा, जोड़, घटाना और भाग। इनके अतिरिक्त बच्चा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, माप तौल, इन सब के बारे में कुशलता पूर्वक समझने लगता है। आपको पता है जब बच्चा 7 से 12 वर्ष का हो जाता है तो इन चीज़ों के बारे में, माप तौल के बारे में निपुण होने लगता है ना। अगर आप विद्यालय में पढ़ाने गए होंगे, जब अपनी बीटीसी के या बीएड के दौरान इंटर्नशिप करी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा जो बच्चों से पैसे से संबंधित या दुकान से बताया जाता है कि कोई चीज़ लेने जाते हो तो कितने पैसे बच जाते हैं, तो बच्चा गुणा भाग करके आपको बता देता है ना। तो ये कौन सी अवस्था है, ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था है ना। दूसरा पॉइंट है, इस अवस्था में पलटावी गुण भी विकसित हो जाते हैं। कौन से पलटावी गुण, पलटावी गुण का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि बालक यह तो समझता है कि 2 गुणे 2 4 होता है, लेकिन 4 - 2 यानी बराबर 2 कैसे हुआ यह नहीं समझ पाता है। यह समझ इसी अवस्था में आ जाती है ना। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस अवस्था में महत्वपूर्ण 3 संप्रत्यय विकसित होते हैं। कौन कौन से, संरक्षण, संबद्धता और वर्गीकरण। प्रश्न आपसे हो सकता है बना दे, क्योंकि एग्जामिनर है, उसके मूड का कुछ नहीं कह सकते हैं और उसका प्रश्न जायज भी होगा काफ़ी हद तक, क्योंकि ये जीन पियाजे से रिलेटेड होगा। प्रश्न बना सकता है कि विकास कि किस अवस्था में संरक्षण, संबद्धता और वर्गीकरण, ये 3 संप्रत्यय विकसित होते हैं। तो आपका सीधा आंसर किसके साथ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना, जिस अवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस अवस्था का अगला अगर हम चरण की बात करते हैं, अगले पॉइंट की हम बात कर जाते हैं, तो इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन चिंतन मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इस अवस्था में कोई डाउट नहीं, चिंतन प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही है, चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बच्चा उन्हीं चीज़ों के बारे में चिंतन कर पाता है जिनको वो सामने देखता है, यानी मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। अगर वो अपने सामने चंद्रमा को देख पा रहा है तो उसका चिंतन सिर्फ चंद्रमा तक ही रहेगा। चूंकि उसने मंगल ग्रह या शनि ग्रह को नहीं देखा है तो उसका चिंतन उनके बारे में नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बालक अंतर करना, तुलना करना, दिन तारीख आदि बताने योग्य हो जाता है। बच्चा किसी चीज़ को कंपेयर करना सीख जाता है, तुलना करना, है ना, दिन और तारीख बताने योग्य भी हो जाता है, ठीक है। अगली हमारी अवस्था कौन सी आ जाती है, औपचारिक या अमूर्त या तार्किक अवस्था। इसको हम लोग औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए देखते हैं, जो ये अवस्था रहती है कितना, 11 से 15 वर्ष तक। इनका वर्ष भी आपको याद रखना है, कभी कभी जब प्रश्न पूछता है तो आपको वर्ष से भी कंफ्यूज कर सकता है। सारी चीज़ें एकदम नोट डाउन करते चलना है। पॉइंट क्या कह रहा है इसका, इस अवस्था में अमूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित हो जाती है। इससे पहले जो मैंने आपको जो अवस्था बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या था, बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन कर रहा था ना। अब इसमें बच्चा अमूर्त वस्तुओं के बारे में, मतलब बच्चे ने अगर जापान नहीं देखा है तो वो उसके बारे में चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है चिंतन के आधार पर। आपने अगर मान के चलिए चिंतन यानी अमेरिका देश के बारे में आपने बात करी है, तो बच्चे ने तो अमेरिका देखा नहीं है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या सोचेगा, अमेरिका तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अमेरिका है ही नहीं, क्योंकि उसने देखा नहीं है। लेकिन इस अवस्था के बारे में बच्चे को जब आप अमेरिका के बारे में बताएंगे तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, यानी तार्किक चिंतन करेगा। उसके बाद आपसे तर्क में पूछ भी सकता है, सर इसके बारे में ये क्या होता है ना। हमारे यहाँ भाषा हिंदी बोली जाती है तो वहाँ पर क्या बोली जाती है, इस तरह से। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस अवस्था में चिंतन, कल्पना, निरीक्षण, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास भी हो जाता है, ठीक है ना।
तो ये थे हमारे जीन प्याजे से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स जो आपके प्रश्नों में या आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस थे। हमने सारे नोट्स आपके रख दिए हैं। अब हमारी बारी आती है अगले हमारे मनोवैज्ञानिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे संबंधित प्रश्न भी बनते रहते हैं। वो आ जाते हैं आपके एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, है ना। आपको पता है थॉर्नडाइक से संबंधित कई बार प्रश्न बनते हैं, लेकिन अब आप एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए देखते हैं। आपको पता है ये निवासी कहाँ के थे? यूएसए के निवासी थे। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो प्रयोग इन्होंने किया था भूखी पिल्ली पर। आपको प्रयोग याद रखना है अच्छे से दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि इस मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया था, है ना। तो प्रयोग इन्होंने किया था भूखी बिल्ली पर, ठीक है ना। और इस पर इन्होंने उद्दीपक किसको रखा था? उद्दीपक इन्होंने था मांस का टुकड़ा, यानी जो कि मछली का टुकड़ा था, है ना। मांस यानी मछली का टुकड़ा। चलिए इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इनके नियम के उपनाम क्या है? कभी कभी आपको ना प्रयास एवं त्रुटि नहीं समझ आता है तो कोई और नाम भी दे सकता है ना। तो अन्य नाम भी आपको उपनाम यानी कि याद करके चलने हैं। चलिए देखते हैं पहले हमारे उपनाम क्या है इनके, है ना। पहला इनका आ जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सीखने का जो इनका सिद्धांत है उसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। आवृत्ति यानी आवृत्ति मीन्स होता है बार बार, तो आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसको SR बॉन्ड का सिद्धांत भी बोला जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत भी इन्हीं के सिद्धांत को कहा जाता है और अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये सारे तो याद करके चलने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब इनके बारे में हम आपको बताते हैं, एक बार में आपको सारा याद हो जाएगा कि ये बार बार का मतलब उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है, SR क्या है, सब आपको आज इसी वीडियो में कंफर्म होता जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। महत्वपूर्ण तथ्य इनके क्या है पहले वो थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में आने योग्य हो जाते हैं, कई बार एग्जाम में यही से पूछ लिया जाता है। पहला इनका पॉइंट आ जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन आपको पता है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी में किया था। तो आपको याद हो जाना चाहिए एडवर्ड एल थॉर्नडाइक की जो दो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। आप नोट डाउन कर लीजिए इनकी पुस्तकों को। इनकी पुस्तकों से संबंधित सारे मनोवैज्ञानिकों की पुस्तकों से संबंधित मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है, आप चाहे तो उसको देख लें, क्योंकि आपको पता है आपका 1 या 2 नंबर का उसमें से पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है कि निम्न पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी है। आप हमारी वो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें और फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। दूसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार क्या है? अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बॉन्ड अथवा संबंध स्थापक हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था? उद्दीपक क्या है? उद्दीपक वही है यानी मांस का टुकड़ा, यानी कि जिसे भोजन जिसे हम बोल सकते हैं, जो बिल्ली का भोजन था वही उद्दीपक है। और अनुक्रिया क्या है? जो उस भोजन के लिए बिल्ली काम करती है, जो जद्दोजहद करती है, वही उसकी अनुक्रिया हो जाती है। तो उद्दीपक अनुक्रिया, इसीलिए इसको कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक को हम लोग S कहते हैं और अनुक्रिया को हम R कहते हैं, इसीलिए इसका नाम SR बॉन्ड भी हो जाता है, क्योंकि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है, यानी SR बॉन्ड स्थापित हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे उद्दीपक अनुक्रिया किसका है? थॉर्नडाइक का। SR बॉन्ड यानी S से उद्दीपक, R से अनुक्रिया, तो ये हो जाता है SR बॉन्ड भी थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत है, ठीक है ना, इसके ही उपनाम है। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य के लिए उद्दीपक S होता है, अनुक्रिया R होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया बंधन यानी SR बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखें। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। छोटी छोटी बातों को ही आपसे पूछेगा, ये आप याद रखिए, ठीक है ना। जिस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देगा ना, प्रश्न वहीं से बनते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का परिणाम होता है। आपसे प्रश्न बन सकता है सीखना निम्न में से किसका परिणाम होता है? प्रयास व त्रुटि का। आप ये बताइए, जब एक बच्चा हो या कोई एक जानवर हो, कोई जीव हो, जो आपने देखा होगा चींटी बार बार पेड़ पे चढ़ती है, या गिलहरी कभी कभी आपने देखा होगा, या चींटी जैसे नहीं कहावत कही जाती है, चींटी जब पहाड़ पे चढ़ती है बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है और बाद में वो चढ़ जाती है। यानी कि आपकी क्या बताया गया है इस सिद्धांत में, कोई भी जीव या कोई भी बालक जब किसी गलती के लिए सीखने के लिए उसको बार बार प्रयास करता है तो उसके प्रयासों की संख्या उसकी त्रुटियों की संख्या से कम हो जाती है। यानी कि और एक पल ऐसा आता है जब वो सिर्फ प्रयास में सफलता प्राप्त कर लेता है और त्रुटियों की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। यही प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत में चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी इसको कहा गया है, आप इसको नोट डाउन कर लें।
ठीक है ना। इस सिद्धांत को चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहा गया है। चलिए अगले हम बात करें पॉइंट की अपनी, तो आ जाता है थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य प्रयोग में एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया था। आपको पता है उन्होंने एक पिंजरे में बंद किया था और उद्दीपक के रूप में भोजन को बाहर रख दिया था। बिल्ली बार बार उस भोजन को पाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी और उसी में जो पिंजरा था उस पर एक लीवर लगा था, यानी कि उसको हम स्टैंड बोल सकते हैं, वो उस खटका भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं लिखा है। तो उस पर उसका हाथ लग जाता है और पिंजरा खुल जाता है और वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। यही प्रक्रिया बार बार करी जाती है। तो बिल्ली लास्ट में अब वो सीख जाती है प्रयासों से कि हमें बस ये लीवर दबाना है, गेट खोल लेना है, भोजन प्राप्त कर लेना है। ठीक है ना। उसी के बारे में थोड़ा बताया गया है। जो जिस पिंजरे में उसको बंद किया गया था, आपको पता है उसका नाम पजल बॉक्स था और उसमें जो बंद किया गया उसमें एक खटका यानी एक लीवर लगा हुआ था जिसको हम लोग खोल देते हैं। पिंजरे के बाहर भोजन रख दिया था। भोजन भूखी बिल्ली के लिए उद्दीपक था। मैंने आपको बताया था उद्दीपक क्या था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था इसी उद्दीपक के कारण जो बिल्ली अनुक्रिया करती है। कौन सा उद्दीपक, यानी जो मांस का टुकड़ा यानी भोजन उसका जो था। चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं। थॉर्नडाइक बिल्ली के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया थॉर्नडाइक ने और उन्होंने ये दो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व बताए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लेना, आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बिल्ली भूखी होनी चाहिए। बिल्ली भूखी होने का मतलब है ये सभी जीवों के बारे में कहा गया है, यानी सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। किससे सिद्धांत से संबंधित है, ये तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित होगा। कभी कभी आपसे एक लाइन में प्रश्न दे देगा, सीखने के लिए प्रेरणा का होना निम्न में से किसके सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको मैंने क्या, जैसे बिल्ली को जब भूख थी तभी तो उसने हाथ पैर चलाए, अगर वो भूखी ना होती तो क्यों मेहनत करती। वैसे ही आपको सीखने के लिए आपको मोटिवेशन यानी प्रेरणा की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बिल्ली की जो भूख है उसको संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है। वैसे ही यानी पुनर्वलन का जो कि कार्य करेगा, यानी उद्दीपक होना जरूरी है। यानी आप अगर एग्जाम की, आपको पता है आपके लिए टारगेट क्या है, आपका टेट या आपका सुपर टेट क्वालिफाई करना है, ये आपके लिए उद्दीपक का काम कर रहा है। जब आप ये उद्दीपक को लेकर चलेंगे तभी आप अनुक्रिया के रूप में अपनी पढ़ाई करेंगे, यानी मेहनत करेंगे और आखिरी में आप सफलता प्राप्त करेंगे। समझ गए ना। तो आपके लिए प्रेरणा यानी उद्दीपक कौन होगा, तो आपके लिए उद्दीपक आपका सुपर टेट या टेट क्वालिफाई करना होगा, है ना। और उसके लिए अनुक्रिया क्या होगी, आपका पढ़ाई करना, आपकी मेहनत करना, ये आपकी अनुक्रिया हो जाएगी। यानी आप भी कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित हैं, वो उन्हीं का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। नोट के क्या नोट है, सीखने के लिए पुनर्वलन केंद्रीय तत्व है। प्रश्न आपसे दोस्तों बन सकता है, एक लाइन में दे देता है, कभी कभी आपने देखा हो, सीखने के लिए डैश केंद्रीय तत्व है। ऑप्शन में कई बार आपको दे देगा पुनर्वलन, अभिप्रेरणा, प्रेरणा, रुचि, स्मृति, ऐसे करके ना। तो सीखने के लिए पुनर्वलन जो होता है वो केंद्रीय तत्व होता है, पुनर्वलन, है ना। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रयास और त्रुटि का प्रयोग गणित के प्रश्नों के समाधान में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे बन सकता है, गणित के प्रश्नों के समाधान में निम्न में से किसके सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो थॉर्नडाइक, स्किनर वगैरह दे रखा होगा, आपको याद रखना है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए थे, जिसमें 3 मुख्य थे और 5 गौड़ नियम शामिल हैं। मुख्य नियम कौन कौन से हैं आपको पता होगा, हम आपको बता देते हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव या असंतोष या संतोष का नियम, है ना। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तत्परता का नियम क्या कहता है, तत्परता का नियम पहले चीज़ आप जान लीजिए, इसको ही तैयारी का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न आपसे बन सकता है, मैंने आपको बताया ना, आपको याद से पढ़ना है। तैयारी का नियम किसको कहा जाता है, तो तत्परता के नियम को। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है, इस नियम से संबंधित भाटिया जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है तत्परता किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है। जैसे आपको पता है तत्परता क्या होती है, किसी कार्य के लिए जैसे आप तैयार हो जाते हैं, यानी युद्ध को आपने आधा जीत लिया तैयारी से ही, है ना। आप इतने एक्साइटमेंट है काम को करने के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है तत्परता का नियम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। दोस्तों आपको याद रखना है, तत्परता का नियम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। इससे पहले जीन पियाजे के नियम के मैंने आपको बताया था, और ये अब आ जाता है तत्परता का नियम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, मुख्य अर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके मुख्य अर्थ क्या है कर पाओगे, है ना, यही इसका मीन है। ये तत्परता का नियम, तत्पर हो, जब जितना आप एक्साइटमेंट में होगे, आप सोचोगे हम जल्दी कार्य करेंगे, तो आप जल्दी कर पाओगे, है ना। चलिए अगला हमारा आ जाता है अब कौन सा नियम, अभ्यास का नियम, है ना। अभ्यास के नियम के 2 मुख्य भाग हैं, उपयोग और अनुप्रयोग। सीधी बात है, आपको कैसे याद करना है। उपयोग का नियम क्या है,
यदि आप कोई कार्य पहले किया है और जब उसे आप दोबारा करेंगे तो पुनः मस्तिष्क में आ जाएगा। यानी आपने भविष्य में कोई चीज़ सीखी है या कभी कोई चीज़ पढ़ी है, आपने कई बार देखा होगा कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो जब उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं तो जल्दी से याद आ जाती है ना। और अनुप्रयोग का नियम क्या है, अगर हम किसी पुराने कार्य को हमने कभी किया ही नहीं है तो हमारा मस्तिष्क, जैसे हमने कभी कोई पुराना कार्य किया है ना, और उसको जब हम करते ही नहीं है, कभी ट्राई ही नहीं करते, तो मस्तिष्क उसको भुला देता है, यानी वो चीज़ हम भूल जाते हैं। यानी आपको कार्य को करते रहना चाहिए और इसी नियम को उपयोग का नियम कहा गया है। क्यों कहा गया है, जब हम किसी भी चीज़ को, सीखी हुई चीज़ का उपयोग करते हैं तो वो हमारे अभ्यास में बनी रहती है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा जान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक है कोलसनिक, उनके अनुसार है अभ्यास का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। ये हमारा कहा है कोलसनिक ने। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ, आपका आ सकता है पेपर ज़्यादा डीप बना तो किस आपको रहीम का ये दे दिया जाएगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पर पड़त निशान। ये किस मनोवैज्ञानिक या निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको दिख जाएगा अभ्यास, है ना, अभ्यास के नियम पर आधारित है। जब आप किसी चीज़ को बार बार ट्राई करते हैं, बार बार हम जब कुएं से रस्सी को खींचते हैं तो यानी उस पर चिन्ह पड़ जाते हैं ना, तो इसीलिए अभ्यास पर सब कुछ आधारित होता है। इसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उदाहरण आपसे कभी कभी पूछ लेता है उदाहरण भी कि अभ्यास के नियम से संबंधित उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो क्या हो जाएंगे, स्मरण, चित्रकारी, संगीत, क्रिकेट, ड्राइविंग, टाई को बांधना, टाइपिंग, साइकिल चलाना तथा पशु पक्षी को प्रशिक्षण देना। आपने देखा होगा घर में हम तोता पालते हैं तो तोता को जब हम बार बार सिखाते हैं, राम राम या किसी का नाम लेना सिखाते हैं, तो वो उस चीज़ को सीख जाता है। यानी अभ्यास के नियम से, अभ्यास उसको बार बार कराते हैं तो सीख जाता है। टाई को बांधना, हम जब किसी टाई को, पहले हमें वो लंबी वाली टाई आती है उसको बांधना नहीं आता था, तो बाद में हम उसको सीखते रहते हैं तो टाई को बांधना, इन टाई की गांठ लगाना भी आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है अभ्यास के नियम पर आधारित हैं। तीसरा हमारा आ जाता है संतोष या असंतोष का नियम। वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उसे दोबारा करते हैं, और असंतोष प्राप्त होता है तो उसे दोबारा नहीं करेंगे। यही हमारा संतोष असंतोष का नियम कहता है ना। चलिए मुख्य नियम के शैक्षिक महत्व क्या है, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। क्या इसके शैक्षिक महत्व हैं, तो मुख्य नियम जो हमारे दे रखे थे वो बड़ों और मंदबुद्धि बालकों के लिए हैं, शिक्षा के प्रति रुचि लाने के लिए हैं और सफलता के प्रति आशा उनसे जागृत होती है। ठीक ना। चलिए आप सीखने के जो थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम है उनको थोड़ा जान लेते हैं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहुत नहीं है ये दोस्तों, बहु है, ठीक है, बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम, और 5वां हमारा जाता है संबंधित परिवर्तन का नियम या सहचार्यात्मक रूपांतरण का नियम। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे पहला आ जाता है मनोवृत्ति का नियम। तो मनोवृत्ति का नियम क्या कह रहा है, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम किसी काम को मन लगाकर करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा, और किसी काम को हम पहले से डिमोटिवेट होकर या नाखुश होकर कर रहे हैं तो वो काम का परिणाम भी उसी क्रिया के अनुरूप होगा, है ना। दूसरा जाता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक का मतलब आपको पता चल रहा होगा, आंशिक मतलब क्या होता है, थोड़ा, छोटा। वही ये कह रहा है किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो जल्दी सफलता मिलती है। जैसे किसी बच्चे को आप बड़ा प्रश्न जब याद कराते हैं तो कैसे करते हैं, बच्चा बड़ा प्रश्न उत्तर नहीं याद कर पाता है तो उस उत्तर को छोटे छोटे खंडों में हम विभाजित कर देते हैं। पहले थोड़ा याद करवाते हैं, फिर उससे आगे का थोड़ा, फिर थोड़ा उससे आगे का, फिर इकट्ठा उसको याद करने को देते तो फट से याद कर लेता है। यही आंशिक क्रिया का हमारा नियम होता है ना। चलिए अगला आ जाता है आत्मीकरण का नियम, जो कि आपका आज का वीडियो का आखिरी नियम है। वो है नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य को नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य के ज्ञान को नए ज्ञान में मिला देना। हम पहले कोई चीज़ सीखी होती है, जब नई चीज़ सीखने जाते हैं तो उसका यूज़ कर लेते हैं, यही आत्मीकरण कहलाता है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसके प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, आपको ध्यान से आपने पढ़ा भी होगा। और हमारे गुरुकुल शिक्षा यूपी चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।